Assalamu alaikum and welcome back everyone. This is Professor Muhammad Umair Rashid and you are watching the second lecture of History of English Literature. आज हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड को जो स्टार्ट होता है 1066 के नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से। ये इरा लिटरेचर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि जब फ्रेंच इन्फ्लुएंस ने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों को डीपली अफेक्ट किया। इस दौर का लिटरेचर जो है वो कोर्टली, रिलीजियस और एलिगोरिकल थीम्स के से जो है वो भरा हुआ है। सो लेट्स एक्सप्लोर इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, की लिटरेरी फॉर्म और कुछ इंपॉर्टेंट राइटर। So let's get start with our Anglo-Norman period from 1066 till 1500. So this Anglo-Norman period is also known as the Middle English period. अब ये पीरियड बेसिकली डिवाइड होता है थ्री डिफरेंट सेक्शंस में, थ्री डिफरेंट यू कैन से द सब कैटेगरीज, जिसमें हमारी पहली आती है वो एंग्लो नॉर्मन जो कि 1066 से 1340 तक जो है वो चलता है। उसके बाद एज ऑफ चौसर और विच फॉलो एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ चौसर जो है वो 1340 से लेके 1400 तक और एज ऑफ रिवाइवल 1400 से 1500 तक जो है वो चलता है। Now this Anglo-Norman period start with the Norman conquest। जो फ्रांस के जो किंग विलियम था, फ्रेंच रूलर, जब उसने कॉन्क्वेस्ट किया वो हारोल्ड के साथ जो जंग थी, उस जंग को जीतने के बाद, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उस जंग को जीतने के बाद जब इंग्लैंड के ऊपर रूल स्टार्ट किया तो उस स्टार्टिंग से जो है वो हमारा ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है। अब ये जो विलियम ऑफ नॉर्मैंडी था, इन्होंने जो लोग थे तब के, सो दे ब्रिंग देयर ओन लैंग्वेज, देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। सो ये बेसिकली जो इससे पहले एंग्लो सैक्सन लोग थे वो जर्मेनिक ट्राइब्स थे, उन्होंने जर्मेनिक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज, बेसिकली द लैटिन एंड जर्मन जो है वो वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस था। सो इन्होंने आकर ये जो एंग्लो नॉर्मन लोग थे, दे ब्रिंग देयर ओन लैंग्वेज, देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। चूँकि ये फ्रांस से ताल्लुक रखते थे, सो फ्रेंच लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन वहाँ पर जो है ना वो इवॉल्व होना शुरू होता है। सो दिस न्यू culture, this new language and tradition bring many change in English society, English language and literature. So this Anglo-Norman period is basically acts like a bridge between the old English and the Renaissance era, जो कि हम इन further lecture जो है वो discuss करेंगे। So बात कर ली जाए what is the impact of the conquest of this Norman conquest, कि इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने एक नया सिस्टम दिया गवर्नेंस का, आर्किटेक्चर चेंज हुआ और कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ एंग्लो सैक्सन के जो लोग थे उस वक्त के। सो एंग्लो नॉर्मन के आने के बाद, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद, सो द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, गवर्नमेंट करने का रूल, वहाँ की जो तमीरात थी, उसके अलावा आर्किटेक्चर और जो कल्चर था वो चेंज हो गया। सो दिस नॉर्मन इंट्रोड्यूस द फ्यूडल सिस्टम विच इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम तो पहले भी वहाँ पे था, लेकिन वो किंग जो है वो रूल कर रहे हैं और जो नोबल है वो सारी की जो है ना वो लैंड ऑनर अलहदा थे, जिनको हम नोबल के नाम से जानते हैं। फार्मर्स वहाँ पर जो है ना वो उसको यूज़ करते हुए वहाँ पर चीज़ें उगा रहे हैं। वॉरियर्स जो है वो प्रोटेक्टर्स हैं। यहाँ पर क्या है, फ्यूडल सिस्टम में क्या था कि ऑल द लैंड बिलोंग्स टू द किंग। अब किंग अपनी मर्जी से वो जो लैंड है वो आगे नोबल्स को देता था उनकी लॉयल्टी के साथ, कि अगर इफ दे आर लॉयल, सो वो जो किंग है वो उनको लैंड वो देता था। अगर वो लॉयल्टी नहीं शो करते तो लैंड जो है वो वापस लेता। सो किंग इज बेसिकली द यू कैन से द लैंड ओनर हियर इन दिस सिस्टम। और नोबल्स जो है वो अपनी ज़मीन जो है वो फिर अपने नाइट्स को उनकी लॉयल्टी के बदले में देते थे। और नाइट्स जो है वो बेसिकली वो जो पीजेंट थे, उन पीजेंट्स को वहाँ पर काम के लिए रखा हुआ था, जस्ट लाइक वहाँ पर जैसे कि वो काम करें और उनको वो ला कर दें। सो हमारे पास इस एरा में, एंग्लो नॉर्मन एरा में, जो एक सोसाइटी है वो स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम में डिवीजन जो वो नज़र आती है। इसके अलावा आर्किटेक्चर में कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर नई कासल्स और नई चर्चेस जो है वो बहुत ज़्यादा बनती हैं। डेवलपमेंट ऑफ मिडल इंग्लिश। अब आफ्टर दी Norman conquest, Norman changed English to French. So Norman basically banned the English and they emphasize the use of French. So aristocracy या the language of court जो थी उस वक्त की वो French हो गई। जो aristocracy upper class थी वो French बोलती थी, और जो lower class और जो दूर इलाकों में या देहाती इलाकों में या जो you can say the very lower class, the people who belongs to the lower class, वो इंग्लिश बोलते थे, और बाकी जो एक लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज थी उसको फ्रेंच
जो है ना वो दे देगा। अब जब ये फ्रेंच और जिस तरह वहाँ पर जो जर्मेनिक ट्राइब्स का कल्चर केल्टिक पीपल के साथ जब मिक्स होता है तो हमारे पास ओल्ड इंग्लिश आती है। सो जब ये फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश जो है वो आपस में मिक्स होते हैं तो हमारे पास एक नई लैंग्वेज आती है जिसको हम एंग्लो नॉर्मन या मिडल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। अब इसमें हमारे पास फ्रेंच वर्ड जो अभी भी हम यूज़ करते हैं आज भी वर्ड, और ये जो मिडल इंग्लिश है ये मॉडर्न इंग्लिश के काफ़ी करीब थी। So जैसे for example, government word in English language is basically from French. Justice is from French language. The noble. So there are many words which we are currently using is from the French language. So now coming toward the literature. जो लिटरेचर था एंग्लो नॉर्मन का, दिस लिटरेचर इज वेरी हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच कल्चर एंड मोस्ट ऑफ लिटरेचर इज फ्रेंच। अब ज़्यादातर जो लिटरेचर वो या तो फ्रेंच में था एंग्लो नॉर्मन या लैटिन में था। क्यों? द फ्रेंच इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, कि जो कोर्ट में लैंग्वेज बोली जाती थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, और जो चर्च की लैंग्वेज थी वो बेसिकली लैटिन थी। सो और चर्च के पास जो है वो पावर भी था। सो इस वजह से जो ज़्यादातर लिटरेचर वो या तो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज में या लैंग्वेज ऑफ चर्च में था। सो या फ्रेंच में या लैटिन में था द मोस्ट ऑफ देयर लिटरेचर। और इसके अलावा हमें इस पीरियड के अंदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स जो हैं वो हमारे सामने उभर कर सामने आती हैं, जिसमें हमारे पास रोमांसेस हैं, क्रॉनिकल्स हैं, क्लीजियस टेक्स्ट है, जो कि पहले नहीं था। तो अब जो है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम होता है। सो न्यू लिटरेरी फॉर्म। अब इसमें बात की जाए अगर रोमांस और शिवलरी की, सो रोमांस इज बेसिकली ये नाइटहुड के बारे में, हीरोज के बारे में, द एडवेंचर्स विच शोज अ थीम ऑफ ब्रेवरी, द थीम ऑफ लॉयल्टी, लव। इट इज नॉट द रोमांस बिटवीन द जेंडर, रोमांस नहीं था ये, बेसिकली रोमांस था विद द नेशन, with the society, with the battlefield you can say, to portray the heroism। और अगर हम बात करें रिलीजियस लिटरेचर की, तो जो पावर थी वो पावर उस वक्त जो है वो चर्च के पास थी। सो अगर हम तो जो लिटरेचर है वो जब पावर चर्च के पास है, जो लिटरेचर प्रोड्यूस होता है वो भी पावर का ही होता है। पावर और डिस्कोर्स है वो दीज टू थिंग्स आर क्लोजली रिलेटेड। सो हमारे पास जो फिर जो थीम्स होते हैं बेसिकली जो लिटरेचर के, वो रिलीजियस लिटरेचर हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इसके अलावा हमें इस पीरियड में हिस्टोरिकल राइटिंग नज़र आते हैं, जिसमें एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, मैंने पहले भी बताया आपको कि वो स्टार्ट हुए थे एंग्लो सैक्सन इरा में लेकिन कंप्लीट हुए थे एंग्लो नॉर्मन इरा में। सो हिस्टोरिकल राइटिंग और जो पोइट्री है वहाँ एंग्लो सैक्सन में जो पोइट्री में एलिट्रेशन यूज होती थी, यहाँ पर बेसिकली पोइट्री के अंदर एक राइम स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई और राइम स्कीम यूज होना शुरू हुई। Now talking about the characteristic of this literature, so this literature is heavily influenced with French and Latin। उसके अलावा जो थीम थे वो शिवलरी और कोर्टली लव जो है वो हमें यहाँ पर नजर आता है। रिलीजियस थीम हमें नजर आते हैं, हमें एलेगरी जो है ना वो नज़र आती है, मीन के हमें सिंबलिज्म नज़र आती है जिसमें हिडन इम्प्लाइड मीनिंग है, मोरालिटी को सिखाने के लिए या स्पिरिचुअलिटी को सिखाने के लिए हमें इस लिटरेचर में नज़र आता है। और जो पोइट्री थी वो राइम्ड पोइट्री थी। और इसके अलावा एक जो नई चीज़ हुई वो यहाँ पर ड्रामा की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुई। अगर काम की बात करें तो जो एक द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ दिस इरा जो कि करंटली भी बहुत ज़्यादा वाइडली रेड होता है, उसको जो है वो पढ़ा जाता है और एडमायर किया जाता है, द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चौसर। उसके अलावा द ओल एंड द नाइटिंगेल है, पार्ट्स प्लोमैन है। और अगर डेवलपमेंट ऑफ प्रोज एंड ड्रामा की बात करें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल चली जा रही है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, और इसके अलावा हमारे पास द डूम्सडे बुक जो है वो यहाँ पर नजर आती है हमें वर्क में। सो थीम्स की बात की जाए तो दिस लिटरेचर बेसिकली डील्स विद द थीम ऑफ नाइटहुड, शिवलरी, कोर्टली लव, मोरालिटी, रिलीजन एंड सोशल क्रिटिसिज्म। हमें यहाँ पर इस रिलीजन में हमें सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है। कैंटरबरी टेल्स है, सो कैंटरबरी टेल्स बेसिकली उसमें जो डिफरेंट हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को जॉफरी चौसर ने बेसिकली एक सोशल क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ किया, एक सैटिरिकल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं कि किस तरह से जैसे नन का कैरेक्टर है, अब नन का कैरेक्टर को शो किया गया है कि अब नन जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस नहीं होता वर्ड का नन के ऊपर बिल्कुल भी, जो एक फिगर है रिलीजियस फिगर है, लेकिन हमें नज़र आता है कि वो जो है वो बैंड पहना हुआ है उन्होंने, और वो ब्यूटी को बहुत ज़्यादा ना अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल नन का कैरेक्टर जो है वो नन रखती है। सो इस वजह हमें यहाँ पर इस सोसाइटी में सोशल क्रिटिसिज्म जो है वो उसका भी थीम हमारे सामने उभर कर सामने आता है।
So this is it in our second lecture कि एंग्लो सैक्सन एंग्लो नॉर्मन में सबसे पहले हमने ओवरव्यू पढ़ा कि एंग्लो नॉर्मन जो वो स्टार्ट होता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से, अपना अलहदा से लैंग्वेज कल्चर और ट्रेडिशन आता है, और एक ब्रिज है जो कि ओल्ड इंग्लिश और रेनेसांस के दरमियान में। इम्पैक्ट क्या था सोसाइटी के ऊपर कि ये एक नया जो है ना वो नए सिस्टम गवर्नेंस में, नया आर्किटेक्चर, नया कल्चर, एक फ्यूडल सिस्टम जो वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके अलावा मिडिल इंग्लिश की डेवलपमेंट को हमने डिस्कस किया, हमने लिटरेचर को डिस्कस किया, न्यू जो फॉर्म्स आई, उसके बाद लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दैट इरा, एंड एट द एंड वी डील विद द themes of this era. So if you have any question, any query, any ambiguity, do ask in the comment section. I'm here to answer you guys. So till our next lecture, Allah Hafiz.